दोस्तों, क्या किसी इंसान को खरीदना या बेचना सही होता है? क्या किसी इंसान को खरीदना या बेचना आपकी नज़रों में सही है और सही नहीं है? सही नहीं है ना? क्या किसी बच्चे, क्या किसी स्त्री को खरीदना या बेचना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे वेश्यावृत्ति में धकेल देना, क्या यह सही है? सही नहीं है ना? क्या किसी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, मार पीट के या उसको बिना पैसे दिए या कम पैसे देकर उससे काम करवाना, क्या ये सही बात है? सही नहीं है ना? ये सारी प्रैक्टिसेस इंडिया और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम में चलती रहती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन बनाया, उसको अपन बोलते हैं आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। इसमें उन्होंने ये अधिकार दिया मानवों को, व्यक्तियों को। यहाँ ये जो अनुच्छेद 23 है ना, ये नागरिकों प्लस विदेशियों दोनों पे लागू होता है, नागरिकों और विदेशियों दोनों पे लागू होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये अधिकार दिया कि उनको, यानी कि व्यक्तियों या विदेशियों को, उनको कोई मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकता। मतलब व्यक्तियों की खरीद फरोख्त मना है इंडिया में। व्यक्तियों की खरीद फरोख्त या उनकी बिक्री या उनको खरीदना, ये सब क्या इंडिया में मना है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या किसी विदेश का नागरिक हो। दूसरी बात, बलात् श्रम, यानी कि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मार पीट के या बिना पैसे दिए काम करवाना भी इंडिया में मना है। तो ये मना कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 23 के तहत। तो आज इस वीडियो में अपन इन सारी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आर एस पाठशाला फ्रेंड्स। इस चैनल के माध्यम से अपन तैयारी करते हैं आर एस और प्री और मेंस एग्जाम की, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसा कि आपको पता है, अपन अभी पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे आरएस की पेपर थर्ड में, जीएस पेपर थर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारे प्री में भी ये सारा चैनल, ये सारे जो है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टॉपिक प्री में भी हैं और मेंस में भी है। तो ये एक स्कोरिंग स्कोरिंग टॉपिक है और अपन अपन इसको अभी पढ़ रहे हैं। अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो उसमें क्या लिखा गया है, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की में संशोधन कैसे किया जा सकता है ना, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। अभी अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ दिए गए हैं बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में हमें क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? मैंने आपको बहुत बार बताया है, एकदम सही जवाब आपका ये है 12 से 35 तक, है ना? 12 से 22 तक आर्टिकल अभी अपन पढ़ चुके हैं। यानी कि अपन ने लास्ट में खत्म किया था स्वतंत्रता का अधिकार, जो था आर्टिकल 18 से 22 में। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आज अपन शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमें 7 मूल अधिकार दिए थे, है ना? स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? ये सारे अधिकार में अपन ने 2 अधिकार पढ़ लिए, कौन सा? समानता और स्वतंत्रता का। अब आज अपन पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आज अपन पढ़ रहे हैं आर्टिकल 23, है ना? ये तो हमारा हो गया इसका इंट्रो। अब अपन शुरू करते हैं आर्टिकल 23 को विस्तार से पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं अपन आर्टिकल 23 को डिटेल से। सबसे पहले इसकी हेडिंग की बात करते हैं। इसका हेडिंग है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध, यानी कि एक निषेधात्मक आर्टिकल है। यानी कि
यहाँ जो अनुच्छेद 23 में बोला गया है ना, वो एक मनाही की गई है। किन चीज़ों की मनाही है इंडिया में? इंडिया में मनाही है मानव का दुर्व्यापार करने की और बलात् श्रम करने की, है ना। अब अपन ने ये तो जान लिया कि मनाही है किसकी, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम की। तो ये मानव दुर्व्यापार है क्या, ये कौन बताएगा? तो ये अभी अपन सीखते हैं कि मानव दुर्व्यापार में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस या क्रियाएं आती है। तो पहली है इसमें व्यक्तियों को व्यक्तियों को वस्तुओं के समान व्यक्तियों को वस्तुओं के समान खरीदना या बेचना, वस्तुओं के समान खरीदना या बेचना मना है इंडिया में। ठीक है, यानी कि दुर्व्यापार में पहली चीज क्या हो गई कि व्यक्तियों को यानी कि इंसानों को खरीदना और बेचना मना है। दुर्व्यापार में पहली लाइन ये है, दुर्व्यापार का पहला मतलब ये है। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार। इससे ये मतलब है कि महिलाओं और बच्चों को, आप मान लो किसी महिला को, किसी कोई अपने बच्चों को नहीं रखना चाहता, वो अपने बच्चों को बेच देता है, तो ये इंडिया में मना है। कि कोई महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, तो ये इंडिया में मना है ना। तो ये महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी किस में आता है? मानव दुर्व्यापार में ही आता है। तीसरा यहाँ आता है देवदासी। अब ये देवदासी क्या है? देवदासी देखो, जो ज्यादातर है ना साउथ इंडिया में ये एक प्रथा थी। इसमें क्या होता था, लोग अपनी लड़कियों को मंदिरों में दान दे देते थे। मंदिरों में क्या कर देते? दान दे देते। फिर वो लड़की वहां पर क्या करती थी? फिर वो लड़की वहां पर साफ सफाई का काम, और साफ सफाई मंदिर की, मंदिर में जो पूजा आरती होती थी वो आरती गाना, पूजा करना, और वहाँ नृत्य करना, है ना, नृत्य करना और बाकी काम करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका ना वहाँ पर रहने वाले पुजारियों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, है ना। जो प्रभुत्वशाली लोग थे उन्होंने इनके साथ बुरे कृत्य करना शुरू कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैन करवा दिया, इस प्रथा को। फिर चौथी क्या है? दास प्रथा। मानव दुर्व्यापार में चौथी क्या है? दास प्रथा। दास प्रथा में क्या था, कोई आदमी, कोई एक जो पैसे वाला आदमी होता है बड़ा, वो क्या करता है, गरीबों को खरीद के ले आता है, खरीद के ले आता है। फिर वो जिंदगी भर इस आदमी के लिए काम करते रहते हैं ना। बस उनको खाना वो दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। उनके साथ मनुष्यों के तरह नहीं, एक जानवरों की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्या थी? दास प्रथा। इंडिया में वैसे ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, यूरोप अफ्रीका यहाँ में ज़्यादा प्रचलित थी। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अपने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको भी क्या कर दिया? मना कर दिया। इस प्रकार जो मानव दुर्व्यापार शब्द है ना, इसमें क्या क्या आ गया? व्यक्तियों को वस्तुओं के समान खरीदना या बेचना मना है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। महिलाओं का अनैतिक व्यापार मना है, महिलाओं और बच्चों दोनों का मना है, किसमें? आर्टिकल 23 में। और देवदासी प्रथा मना है किसमें? आर्टिकल 23 में। और दास प्रथा मना है आर्टिकल 23 में। ये सब बातों को ये सब बातों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए संसद ने क्या किया? ये सब बातों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए हमारी संसद ने एक अधिनियम बना दिया। हमारी संसद ने एक अधिनियम बना दिया। और वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था अनैतिक दुर्व्यापार अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार से संबंधित अधिनियम क्या है? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब अपन देखेंगे बलात् श्रम का क्या मतलब है। अपन ने मानव दुर्व्यापार का मतलब समझ लिया, अब देखेंगे बलात् श्रम का क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा था हमारे आर्टिकल 23 के हेडिंग को, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है। अब अपन देखेंगे इसमें बलात् श्रम का मतलब क्या होता है। बलात् श्रम का सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाना बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। जैसे कि बेगार। बेगार क्या है? बेगार एक सिस्टम था हमारे इंडियन कल्चर में जिसमें जमींदार लोग है ना, बहुत सारे जो
गरीब लोग थे या अप्रभावी लोग थे, उनको क्या बिना पैसों के अपने खेतों में या अपने घरों में काम करवाते थे, उनको इसका कोई मेहनताना नहीं मिलता था, तो इसको क्या बोलते हैं? बेगार। तो बेगार इस श्रेणी में आता है, बलात् श्रम की श्रेणी में। दूसरा है बंधुआ मजदूरी। दूसरा है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या था? इंडिया में बहुत सारे सूदखोर थे, है ना। सूदखोरों क्या करते थे, ये गरीब लोगों को या किसानों को ब्याज पर पैसे देते थे। फिर अगर वो ब्याज का पैसा नहीं उतार पाता था, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती थी, इन लोगों के यहाँ मजदूरी करती थी। इसको क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूरी। तो ये भी हमारी बलात् श्रम की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हमने देखा बलात् श्रम का मतलब क्या है। तो इसकी मोटा मोटे देखा जाए तो किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना क्या है? बलात् श्रम है। इसके बाद ये जो बलात् श्रम है, इसकी शारीरिक या कानूनी सीमा तक ये सीमित नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? शारीरिक मतलब किसी को शरीर से बिना उसकी इच्छा के या कानूनी रूप से किसी को बाध्य करना। मान लो भाई संसद कोई ऐसा नियम बना दे कि सबको ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये दोनों चीजें तो है ही बलात् श्रम के अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता, आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता। इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति के पास मान लो कोई कुछ काम धंधा नहीं है और वो गरीब भी है गरीब भी है, तो अब उसको क्या करे? मान लो किसी मजदूर की मजदूरी तो होनी चाहिए 500 रुपए, लेकिन उसको दे कितने रुपए हैं? 100 रुपए। तो बेचारे उसके तो काम करना पड़ेगा ना, उसको तो खाने पीने को कुछ नहीं है, काम करने के लिए बस इतना ही काम है, तो उसको काम करना पड़ेगा ना। तो इस तरह की व्यवस्था को भी हमारे आर्टिकल 23 के अंतर्गत बलात् श्रम के अंतर्गत लाया गया है। इस प्रकार अपन ने देखा कि बलात् श्रम का क्या मतलब होता है। अब अपन को पता चल गया कि भाई दुर्व्यापार क्या होता है और बलात् श्रम में क्या होता है। तो संसद में इन चीजों को निषेध किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। फिर क्या? फिर ऐसे लॉ बनाए गए जो इन चीजों को रोक सके। तो उसमें बहुत सारे लॉ हैं, देखो। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम एक्ट 1976। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। ऐसे करके बहुत सारे अधिनियम है जो आप बुक में देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारी होगी कंप्लीट। अब हमने आर्टिकल 23 को समझ लिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 23 का अपवाद क्या है ना। अपन ने देखा कि भी आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। फिर अपन ने देखा कि मानव दुर्व्यापार क्या होता है। फिर अपन ने देखा कि भी बलात् श्रम क्या होता है। फिर अपन ने देखा मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है। फिर अपन ने देखा बलात् श्रम को बनाने के लिए कुछ एक्ट बनाए हुए हैं। अब अपन देखेंगे इसके अपवाद, यानी कि स्टेट क्या कर सकता है इसके अपवाद स्वरूप। तो चलिए अब देखते हैं। देखो, अभी तक अपन ने देखा कि आर्टिकल 23 जो राज्य और व्यक्तियों दोनों को निषेध क्या करता है? बलात् श्रम करवाने से और मानव दुर्व्यापार करवाने से। यानी कि कोई भी राज्य का मतलब जिसमें सरकारें आती है ना, या सरकार की कोई भी एजेंट हो वो आते हैं। और व्यक्ति का मतलब कोई भी नागरिक या विदेशी जो भारत के नागरिकों को या किसी दूसरे नागरिक से भारत के अंदर बलात् श्रम या मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत संलिप्त पाया जाता है, तो उसको कानून के अनुसार क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है? एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार अनिवार्य सेवा, एग्जाम्पल के रूप में सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा का प्रावधान कर सकती है। और उसमें सरकार को धन देने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं होगी। यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो कोई ऐसा सार्वजनिक उद्देश्य, एक किसी सार्वजनिक उद्देश्य के तहत भारत के नागरिकों को, है ना, अनिवार्य सेवा या अनिवार्य सेवा
का प्रावधान कर सकती है, जैसे कि सैन्य सेवा या किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा। सैन्य सेवा का मतलब किसी को फौज में मान लो 2 साल तक कार्य करना ही है ना, ऐसा रूल गवर्नमेंट लेके आ सकती है, और उसके लिए पैसे दे या न दे ये गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। दूसरी बात, सामाजिक सेवा, मान लो गवर्नमेंट ये तय कर दे कि प्रत्येक वयस्क को 2 पौधे लगाने हैं अपने जीवन में, है ना, इसके लिए गवर्नमेंट उनको कोई भी पैसा नहीं देगी, तो ऐसा लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडियन पार्लियामेंट बना सकती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त क्या है कि ऐसा कोई भी लॉ बनाएंगे ना, तो उसमें राज्य धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेद नहीं कर पाएगा। यानी कि मान लो सबको 2 पौधे लगाने हैं, सबको 2 पौधे लगाने हैं, तो 2 पौधे लगाने में ऐसा नहीं कि हिंदू लगाएंगे मुसलमान नहीं लगाएंगे, या क्रिश्चियन लगाएंगे बुद्ध नहीं लगाएंगे, है ना। जाति के आधार पर किसी एक पर्टिकुलर जाति को उसके अंदर इन्वॉल्व किया नहीं जा सकता, या उसको एक्सक्लूड भी किया नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि भी अंबानी तो 2 पौधे नहीं लगाएगा, बाकियों को लगाने पड़ेंगे। वर्ग है ना, अमीर गरीब हो सकता है वर्ग में, तो ऐसे प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 23 अब होता है कंप्लीट, और अब अपन इसका करते हैं क्विक रिवीजन। देखिए, सबसे पहली बात, आर्टिकल 23 किसके अंतर्गत आता है? हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 23 और 24। इसके हेडिंग क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, है ना। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध कौन करता है? आर्टिकल 23। फिर अपन देखते हैं कि मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है ना। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है? तो मानव दुर्व्यापार का मतलब है व्यक्तियों को वस्तुओं के समान खरीदना या बेचना, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासी प्रथा पर रोक और दास प्रथा पर रोक। इसको क्या बोलते हैं? मानव दुर्व्यापार। फिर अपन ने देखा कि बलात् श्रम क्या है। बलात् श्रम के अंतर्गत क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाते हैं ना, तो उसको बलात् श्रम कहते हैं। इसके विभिन्न रूप है, जैसे क्या है? बेगार। बेगार में क्या करते हैं? जो पुराने टाइम में जो जमींदार लोग या जो शक्तिशाली लोग होते थे, वो कम शक्तिशाली लोगों से क्या, या मजदूरों से क्या, बिना पैसों के मेहनत का काम करवा लेते थे, या अपने घर पर नौकर की तरह रखते थे। तो ये प्रथा आर्टिकल 23 के तहत अबोलिश की जाती है। इसी प्रकार बंधुआ मजदूरी की, जिसमें क्या होता था, सूदखोर से कोई आदमी खेती करने के लिए अन्य किसी के तहत क्या कर लेता था? लोन ले लेता था, मतलब उधारी ले लेता था, फिर उधारी चुका नहीं पाता था, तो उसकी पीढ़ियां की पीढ़ियां क्या करती? उस सूदखोर के यहाँ काम करती। इसको क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी भी एक प्रकार का क्या है? बलात् श्रम। तो ये भी आर्टिकल 23 के तहत क्या है? बैन है इंडिया में। इस प्रकार इन बातों को बनवाने के लिए, यानी कि बलात्सर्म को रोकने के लिए बहुत सारे एक्ट आए 1948 में, 1970 में, 1976 में, है ना, जो बलात्सर्म को क्या करते हैं? रोकते हैं, और उन बलात्सर्म करवाने वालों को कानूनी दंड देते हैं। उसके बाद अपन ने देखा इसका अपवाद। अपवाद में क्या था कि भाई जो स्टेट है ना, वो स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकता है, जैसे कि सैन्य सेवा या कोई प्रकार की सामाजिक सेवा, है ना। लेकिन इसके तहत क्या नहीं कर सकता? वो धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेद नहीं कर सकता। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 23 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में इस आर्टिकल 23 से पूछे हुए क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं। 2-3 क्वेश्चन है जो एसएससी की एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी बात अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं? ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 21 और 22, 23 और 24, 18 और 19 और 14 और 15।
तो आपको आंसर देना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से आर्टिकल के तहत बताए गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में मात्र 2 आर्टिकल हैं, वो क्या है 23 और 24। इसी प्रकार एक एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में। क्वेश्चन है कि निषेध बाल श्रम निषेध किस आर्टिकल के तहत किया गया? बाल श्रम निषेध किस आर्टिकल के तहत निषेध किया गया है? तो ये अपन ने पढ़ा नहीं है, ये आर्टिकल 24 है ना। ये आर्टिकल 24 है। ये 23 और 24 छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पे ले लिया है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बंधुआ मजदूरी प्रथा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निषेध है? तो अभी अपन ने बात करी कि मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी, या जिसको अपन बलात्श्रम भी बोलते हैं, वो निषेध है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23। इस प्रकार अपना ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप RAS पाठशाला को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी नियमित रूप से चल सके। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 24। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।